दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। अभी तक हमने अध्याय 4 में द्विघात समीकरण पढ़े। आज से हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां। अब समांतर श्रेणी क्या होती है पहले इसे देखते हैं। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में इसे हम लोग एपी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी क्या होती है पहले इसे जान लेते हैं। जैसे हम कोई भी एक सीरीज लिख दें, या इस प्रकार से, या इस प्रकार से। अब यदि हम इन तीनों ही श्रेणियों पर ध्यान दें तो पहली श्रेणी है 1, 2, 3, 4। अब यहाँ खास बात क्या है कि हर संख्या में एक एक जोड़कर अगली संख्या हमें प्राप्त हो जा रही है। जैसे यहाँ एक जोड़ा तो 2 मिल गया, यहाँ एक जोड़ा तो 3, और यहाँ एक जोड़ा तो 4 मिल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 3, 7, 11, 15। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम 4 4 जोड़ रहे हैं। यहाँ 4 जोड़ा तो 11 आ गया। अब यहाँ 4 जोड़ा तो यहाँ 15 आ गया। अब यहाँ क्या खास बात है, 100, 70, 40, 10। यहाँ हम 30 घटा रहे हैं। यहाँ हमने 30 घटाया, यहाँ हमने 30 घटाया, और यहाँ हमने 30 घटाया, और इसी प्रकार से हम आगे चलते चले जाएंगे। यह सभी समांतर श्रेणियाँ हैं। अर्थात समांतर श्रेणी क्या होती है, जब हम कोई पहला पद लिख दें और कोई एक विशेष संख्या जोड़ते या घटाते हुए चले जाएं और पद लिख दें तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। यहाँ दोनों ही टर्म जोड़ लेंगे, या तो हम कोई संख्या जोड़ें या कोई संख्या घटाएं, लेकिन एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। जैसे हम एक और सीरीज लिख लें, 6, 12, 17, 23, 31। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो पहले यहाँ 6 जोड़ा गया है, फिर 5, फिर 6 जोड़ा गया है, और यहाँ पर 8 जोड़ा गया है। अर्थात यहाँ पर कोई एक निश्चित संख्या जोड़ी घटाई नहीं गई है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी में कोई एक निश्चित संख्या, जैसे यहाँ 1 1 जोड़ा गया था, यहाँ फिर हमने 4 4 जोड़े, और यहाँ हमने 30 30 घटाए। अर्थात एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तभी वह एक एपी होगी। अब उदाहरण के लिए हम कोई एक एपी लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब यहां प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। पद, टर्म, कोई भी संख्या हो उसे हम लोग एक पद कहते हैं। अब 6 क्या है, 6 पहला पद है। पहला पद, इसे हम लोग A1 से लिखेंगे। अब यहां A1 क्या है, 6। अब जो एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उसे हम लोग सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर, अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अब यह निकालते कैसे हैं, किसी भी पद, प्रथम पद को छोड़कर कोई भी पद लिख लें। जैसे हमने 12 लिख लिया और उससे पहले वाला पद घटा दें तो हमें डी का मान पता चल जाता है। डी वह निश्चित संख्या है जो कि जोड़ी या घटाई जाती है। अगर डी का मान धनात्मक आया है अर्थात सब में 6 जोड़े गए हैं, और यदि यहाँ डी का मान ऋणात्मक आता तो सब में 6 घटाए गए होते। अब प्रथम पद को हम लोग A1 कहते हैं, इसी प्रकार द्वितीय पद को A2, इसी प्रकार A3, A4 और डॉट 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 डॉट। यदि हमें अंतिम पद पता हो उसे हम लोग AN कहते हैं, जहां AN क्या है, nवां पद।
यदि हमें उसका अंतिम पद पता हो तब। अब यदि किसी श्रेणी का हमें प्रथम पद A1 पता हो और सार्वंतर D पता हो तो हम श्रेणी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। A1 तो पहला पद हो गया। अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे? A1 में D जोड़ देंगे। अब तीसरा पद A1 में 2D। अब चौथा पद A1 में 3D। अब प्रथम पद तो A1 हो गया, दूसरा पद निकालना है तो A1 में D जोड़ा, तीसरा पद निकालना है तो A1 में 2D जोड़ा और चौथा पद निकालना है तो A1 में 3D जोड़ा। इसी प्रकार से अर्थात हमें जो पद चाहिए हम एक कम D जोड़ देते हैं। अर्थात यदि हमें nवां पद चाहिए हो तो हम एक कम D अर्थात n-1D जोड़ेंगे तो हमें nवां पद प्राप्त हो जाएगा। यही nवां पद का सूत्र होता है an = A1 + n-1D। अर्थात यदि समांतर श्रेणी का हमें प्रथम पद और सार्वंतर D पता हो तो हम पूरी श्रेणी को लिख सकते हैं। उसका हम लोग कोई भी पद लिख सकते हैं, उसका nवां पद निकाल सकते हैं। प्रश्नावली 5.1 सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है? अर्थात हमें पता लगाना है कि निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी AP है और कौन सी नहीं है और क्यों। पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब हमें टैक्सी का किराया निकालना है। किराया कितना है? प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपया। अब यदि हमें 1 किलोमीटर जाना हो तो हमें 15 रुपये देने पड़ेंगे और यदि 2 किलोमीटर जाना हो तो हमें प्रथम का 15 और दूसरे का 8 अर्थात 23 रुपये देने पड़ेंगे। यदि हमें 3 किलोमीटर जाना हो तो 15 में इसका दोगुना जोड़ना पड़ेगा अर्थात 31 और इसी प्रकार हर 1 किलोमीटर पे आगे हमें 8 रुपये देने पड़ेंगे। 4 किलोमीटर पे 39, फिर आगे 47, इस प्रकार से। यह हो गया टैक्सी का किराया। अब हमें यह चेक करना है कि यह संख्या AP है या नहीं है। अब ध्यान देना है कि हर संख्या 8 जोड़ जोड़कर प्राप्त की गई है तो यह AP होगी। दूसरा खंड है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। यदि हम मान लें कि शुरू में कितनी हवा है, हम मानेंगे कि V है। शुरू में हवा का आयतन कितना है? V। तो पहली बार तो V हो गया। अब कह रहा है 1/4 भाग बाहर निकाल देता है तो पहली बार हम कितना निकाल देगा? 1/4। तो कितना बचेगा? 3/4V। अब इसका भी 1/4 वह बाहर निकाल देगा तो बचेगा 3/4 का होल स्क्वायर V और इस प्रकार से आगे ऐसे ही बचता चला जाएगा। अब यहाँ अगर हम ध्यान दें तो यह है V, यह है 3/4V और यह है 9/16V। अब चूंकि इस श्रेणी में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई नहीं गई है अर्थात यह AP नहीं होगी। तीसरा खंड है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। अभी एक कुआं खोदना है और उसमें प्रथम मीटर की लागत कितनी है? 150 रुपया और उसके अतिरिक्त लागत कितनी है? 50 रुपया हर मीटर पे।
अभी मान लीजिए हमने पहला मीटर खुदाया तो 150 रुपया लगेंगे, दूसरा मीटर तो 200 रुपया, 50 जोड़ देने हैं। इसी प्रकार 50-50 जोड़ने हैं तो हमें खुदाई की लागत पता चल जाएगी। क्योंकि हर संख्या में 50-50 जोड़ा गया है अर्थात यह एपी है। चौथा खंड है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि है, 8% वार्षिक ब्याज की दर है। मूलधन है हमारा 10,000 रुपया और आर कितनी है 8% वार्षिक। सूत्र होता है ए बराबर पी 1 + आर पावर एन, जहाँ एन वर्ष है। अब प्रथम वर्ष में ए कितना हो जाएगा 10,000, 1 + 8/100 और पावर 1। और दूसरे साल में 10,000, 1 + 8/100 और पावर 2। इसी प्रकार तीसरे साल पावर 3। चूँकि हम जानते हैं कि जब ब्याज चक्रवृद्धि होता है तो ब्याज हर साल का बराबर नहीं होता है। पहले साल कुछ और ब्याज आएगा, दूसरे साल उससे ज़्यादा आएगा और तीसरे साल उससे भी ज़्यादा आएगा। अर्थात यहाँ अंतर बराबर नहीं होगा और यह एपी नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वांतर डी निम्नलिखित है। अब यहाँ 5 खंड हैं और पांचों खंड में हमें ए और डी पता है, जहाँ ए प्रथम पद है और डी सार्वांतर है। हमें 4 पद लिखने हैं। पहला खंड है ए बराबर 10 है और डी बराबर 10 है। अब एपी का सूत्र क्या होता है, ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से। अब ए का मान क्या है 10, ए प्लस डी जोड़ दीजिए 20, इस बार और 10 जोड़ दीजिए। चूंकि डी का मान 10 है अतः हमें 10-10 जोड़ने हैं। अब 4 क्या, आप शाम तक पद लिखते रहिए। दूसरा खंड है ए का मान -2 है और डी का मान 0 है, अर्थात प्रथम पद तो -2 रहेगा और डी जोड़ा घटाया जाता है जिस प्रकार से चिन्ह हो। अब डी का मान तो 0 है तो 0 चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो -2 -2 -2 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से एपी बन जाएगी। इसी प्रकार तीसरा खंड है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। चूंकि डी का मान -3 है अर्थात 3 घटाए जाएंगे तो एपी क्या हो जाएगी, प्रथम पद है 4, अब हर पद में 3-3 घटाना है तो 4 में से 3 गए 1, 1 में से 3 गया -2, पुनः 3 गए -5 डॉट 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 डॉट, बन गई एपी। इसी प्रकार यहां है ए का मान -1 और डी का मान ½ चूंकि डी का मान +½ है अतः ½ जोड़े जाएंगे लगातार तो एपी क्या बन जाएगी, पहला पद है -1, अब -1 में 1/2 जोड़ोगे तो -1/2 आएगा, फिर जोड़ दोगे तो 0 आएगा और फिर जोड़ोगे तो +½ आएगा। इस प्रकार पांचवा खंड है ए बराबर -1.25 और डी का मान है -0.25। अब एपी क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं अतः डी जोड़ा जाएगा -1.25। अब -1.25 में 0.25 जोड़ दीजिए तो 1.5 हो जाएगा, पुनः जोड़ दीजिए 1.75 और इसी प्रकार तक जोड़ते रहिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम और सार्वांतर लिखना है। अब यह प्रश्न नंबर 2 से जस्ट उल्टा सवाल है। यहाँ 4 पद पहले ही दिए हुए हैं, हमें प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करना है।
अब पहला खंड है 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3। अब प्रथम पद तो हमें दूर से ही दिख जाता है कि 3 है यहाँ पर। और सार्वांतर डी का मान कैसे निकालते हैं? कोई भी पद लिख लो, जैसे हमने 1 लिख लिया, अब इससे हम इससे पहला वाला पद घटा देंगे। सो कितना आ जाएगा? -2, अर्थात ए का मान 3 है और डी का मान -2। इसी प्रकार यहाँ -5 -1 3 7। ए का मान तो हमें निकालना नहीं पड़ता है, वो तो साफ ही साफ लिखा रहता है, ए बराबर -5। और डी का मान कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद से प्रथम पद घटा देंगे। सो -1 -5। तो यहाँ हो जाएगा -1 और +5 = 4। इसी प्रकार यहाँ 1/3 5/3 9/3 13/3। अब ए का मान क्या है? 1/3 और डी का मान 5/3 में से 1/3 घटाएंगे, सो आ जाएगा 4/3। इसी प्रकार यहाँ 0.6 1.7 2.8 3.9। ए का मान क्या है? 0.6 और डी कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें से ये घटा लेंगे, 1.7 और -0.6 घटाने पर आएगा 1.1। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? पहले तो पहचानना है कि कौन कौन एपी हैं और फिर जो एपी मिल जाएं उनका सार्वांतर ज्ञात करना है। फिर इनके 3 और पद लिखने हैं और कुल मिलाकर यहाँ 15 खंड हैं। पहला खंड है 2 4 8 16। अब यहाँ पर 2 जोड़े गए हैं और यहाँ 4 और यहाँ पर 8 जोड़े गए हैं। चूंकि एक निश्चित संख्या जोड़ी नहीं गई है अर्थात यह एपी नहीं होगी। दूसरा खंड है 2 5/2 3 7/2। यदि इसे हम इस प्रकार से लिख लें, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/2, फिर है 5/2, 3 को 6/2 और 7/2। अब यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि यह एक एपी है। अब यहाँ ए कितना है? 4/2 और डी कितना है? 5/2 में से 4/2 घटा देंगे, 1/2, अर्थात हर एक संख्या में 1/2 जोड़ा गया है। अब हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। 7/2 में जोड़ दो 1/2 तो हो जाएगा 8/2, फिर 9/2 और फिर 10/2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4, 9/2, 5। तीसरा खंड है -1.2 -3.2 -5.2 एंड सो ऑन। अब यहाँ प्रथम पद क्या है? -1.2। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो सब में 2 घटाए गए हैं, अर्थात डी का मान क्या होगा? और यह एपी है, चूँकि समान संख्या घटाई गई है। अब डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? -3.2 में से हम -1.2 घटा देंगे, सो -3.2 और +1.2 घटाएंगे तो 2 आएगा माइनस का, अर्थात सब में 2 घटाया गया है, इसलिए एपी है। अब एपी है तो हमें 4 पद भी निकालने पड़ेंगे। अब -7.2 में से हम 2 और घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? -9.2 -11.2 -13.2 और -15.2 एंड सो ऑन। अब यहाँ है -10 -6 -2 +2। अब यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ 4 जोड़े गए हैं, यहाँ 4 जोड़े गए हैं, इसी प्रकार यहाँ भी 4 जोड़े गए हैं, तो एपी है। अब एपी है तो ए का मान क्या है? -10 और डी का मान क्या है? अभी हमने निकाला कि 4 जोड़े गए हैं। अब जब हमें डी का मान पता चल गया है तो हम अगले 3 पद निकाल सकते हैं। अंतिम पद कौन सा दिया है? 2। अब 2 के कौन सा आएगा? 2 में 4 जोड़िए,
6, फिर से जोड़िए 10 और फिर से 14। पांचवा खंड है 3 कामा 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। अब यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि हर संख्या में √2 जोड़ा गया है, इसलिए यह AP है। अब A का मान क्या है 3 और D का मान क्या हो जाएगा, हर संख्या में √2 जोड़ा गया है तो D का मान तो √2 हो जाएगा। अब हमें निकालने हैं 3 पद, तो यहाँ से निकालेंगे, इसमें हम √2 जोड़ देंगे तो 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2। छठा खंड है 0.2, 0.22, 0.222 इस प्रकार से। अब यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे कि यह AP है कि नहीं है। सबसे पहले इस संख्या में से ये घटा देंगे, सो आएगा। अब इससे ये घटा देंगे, अब चूंकि सार्वांतर सेम नहीं है अतः यह एक AP नहीं होगी। अब आते हैं सातवें खंड पर, 0, -4, -8, -12। अब यहाँ देखने से ही लग रहा है कि 4 4 का अंतर है, अर्थात A का मान क्या हो गया 0 और D का मान, इसमें से ये घटा लीजिए, -4 और -0 अर्थात -4, अर्थात प्रत्येक संख्या में 4 घटाए जा रहे हैं। तो हम 3 पद कैसे निकालेंगे, -12 है, अब 4 घटाइए तो -16, -20, -24 एंड सो ऑन। अब यहाँ है -12, -12, -12, -12, तो AP तो है ये, चूँकि यहाँ प्रत्येक संख्या समान लिखी हुई है तो A का मान हो गया -12 और D का मान 0 है, अतः अगले 3 पद क्या होंगे -12 ही होंगे। और 3 क्या, जितने ही पद लिखने हैं सब -12 ही होंगे। नवा खंड है 1, 3, 9, 27। अब यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 6 का और यहाँ 18 का अंतर है। चूँकि अंतर बराबर नहीं है अतः यह एक AP नहीं होगी। इसी प्रकार से 10वां A, 2A, 3A, 4A। चूँकि यहाँ अंतर एक समान है, सब में A देखो जोड़ा गया है, पहले 1 A है, फिर 2 A है, फिर 3 A है, फिर 4 A है, अतः यह एक AP होगी। अब प्रथम पद को हम बड़ी A लिख लेंगे यहाँ पे, और D कितना है, चूँकि सब में A जोड़ा गया है तो D भी +A होगा। और हमें 3 पद लिखने हैं, 4A के बाद क्या आएगा 5A, फिर 6A और फिर 7A। इसी प्रकार 11वां खंड है A स्क्वायर, A³ A4। अब यहाँ प्रत्येक संख्या में A से गुणा करी गई है, जबकि समांतर श्रेणी में केवल जोड़ा या घटाया जाता है, गुणा या भाग नहीं करी जाती, अर्थात यह एक AP नहीं होगी। 12वां खंड है √2, √8, √18, √32। अब डायरेक्ट देखने से यह हमें AP नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इसे हम थोड़ा सरल कर दें, √2 √8 को 2 √2, 18 को 3 √2 और 32 को 4 √2, इस प्रकार से सरल करके लिख दें तो अब हमें यह AP दिख रही है साफ साफ। यहाँ 1 √2, यहाँ 2 √2, यहाँ 3 √2 और यहाँ 4 √2 हैं, तो यह AP है। अब A का मान क्या है √2 और जोड़ा क्या गया है √2 ही जोड़ा गया है, तो D का मान भी √2 होगा। अब इसके आगे कौन से पद आएंगे, पक्का 5 √2, फिर 6 √2 और 7 √2, इस प्रकार से। 13वां खंड है √3, √6, √9, √12। चूंकि इस सवाल को हम पिछले सवाल की तरह सरल रूप में उस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, अर्थात यह एक AP नहीं होगी। 14वां खंड है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। इनको जरा सरल कर लो, 1, 9, 25, 49 ...
यहाँ 8 का अंतर है और यहाँ 16 का और यहाँ तो 24 का। चूँकि अंतर समान नहीं है अर्थात यह AP नहीं होगी। इसी प्रकार से 15वां खंड है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। इसको ज़रा सरल कर लीजिए। 25 49 73 डॉट 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 डॉट। यहाँ 24 का अंतर है, यहाँ भी 24 का और यहाँ भी 24 का ही अंतर है अर्थात यह एक AP है। प्रथम पद कितना है 1 और D का मान कितना है 24, चूँकि सब में 24 जोड़ा गया है। अब हमें निकालने हैं 3 और पद। 73 में 24 जोड़ देंगे तो 97 आएगा और उसके बाद 121 और उसके बाद 145।